नमस्कार, मेरा नाम टॉक्सी परवीन है और आप सब कैसे हैं। तो आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम होम साइंस यानी गृह विज्ञान में शिक्षण विधि टीचिंग मेथड्स को देखेंगे, जिसमें हम आज विचार विमर्श विधि डिस्कशन मेथड को देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि शिक्षण विधि है क्या। तो शिक्षक अपने विद्यार्थी को जिस तरीके से पढ़ाते हैं, अपने विचारों को जिस तरीके से विद्यार्थी के समक्ष रखते हैं, वो शिक्षण विधि कहलाता है। इससे क्या होता है कि पाठ जो है काफ़ी वह सरल और रोचकपूर्ण बन जाता है और विद्यार्थी पढ़ने में मन लगाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि शिक्षण विधि का अर्थ क्या है। शिक्षण में शिक्षक जिस प्रकार से विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, वही शिक्षण विधि कहलाता है। यानी कि विषय को जिस तरीके से छात्रों को पढ़ाते हैं, वो शिक्षण विधि कहलाता है। शिक्षण विधि के माध्यम से एक शिक्षक विषय वस्तु को यानी पाठ को रोचक, प्रभावी, सरल तथा उद्देश्यपरक बनाता है। इससे छात्रों को विषय को पढ़ने में रुचिपूर्ण मन उनको लगता है। शिक्षण विधि का सीधा संबंध, प्रत्यक्ष संबंध शिक्षण के उद्देश्य से होता है। यानी कि जिस विधि से अध्यापक पढ़ाते हैं, वो उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही पढ़ाते हैं कि इससे छात्रों को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, किस तरह से उनको व्यक्तित्व का विकास करना है। यह विधि मनोवैज्ञानिक व सामाजिक, दार्शनिक, आर्थिक आदि पहलुओं पर आधारित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रभावशाली शिक्षण बनाना होता है। इन शिक्षण विधियों के माध्यम से विभिन्न कार्य और उनके प्रस्तुतिकरण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस विधि के अंतर्गत ही शिक्षण की दिशा एवं गति का निर्धारण किया जाता है। अब शिक्षण विधि से संबंधित कुछ परिभाषा को देखेंगे। तो वेस्ले का कहना है कि शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा संचालित वह क्रिया है जिससे छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस विधि का संचालन एक टीचर करते हैं, जिससे छात्रों को क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। वाइनिंग का कहना है कि शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का एक गतिशील कार्य है। स्ट्रेसर का कहना है कि शिक्षण विधि वह योजना है जो शिक्षण उद्देश्य, व्यवहारगत परिवर्तन, विषय वस्तु कार्य विश्लेषण, अधिगम अनुभव तथा छात्रों के परिपृष्ठ अनुभवों को विशेष महत्व देती है। जबकि जॉन डेवी का कहना है कि शिक्षण पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं। यानी कि हम जिस तरीके से पढ़ते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, पठन सामग्री को एकत्रित करते हैं और जो हमारा उद्देश्य है वहाँ तक हम पहुँचते हैं। अब शिक्षण विधियाँ को देखेंगे, जिसमें कि अब आज हम विचार विमर्श विधि को ही देखेंगे और जो ये दूसरा तीसरा नंबर है आगे की वीडियो में उसको हम देखेंगे। इसको दो पार्ट में हम बांट सकते हैं शिक्षण विधि को, एक शिक्षण केंद्रित विधि और बाल केंद्रित विधि, टीचर सेंटर्ड मेथड और चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। तो इसमें हम शिक्षक केंद्रित में ये सब आ जाएगा आपका व्याख्यान सब प्रदर्शन विधि, और बाल केंद्रित विधि में आपका ये सारा विधि आ जाएगा, परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि। तो आज हम देखेंगे विचार विमर्श विधि। इस विधि में छात्रों को एक टॉपिक दे दिया जाता है, जिसमें कि सभी छात्र अपना उस पर राय देते हैं, विचार विमर्श करते हैं और लास्ट में सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो विचार विमर्श पूर्णतः प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित पद्धति है। यानी कि इसमें सभी को अपना विचार व्यक्त करने का छूट मिला होता है, सब बच्चे अपना राय रखते हैं। विचार विमर्श कोई व्यर्थ का वाद विवाद या एक समूह में बैठे व्यक्ति द्वारा एक दूसरे पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की औचित्य से किया जाने वाला तर्क वितर्क नहीं है,
बल्कि यह क्या है, एक शिष्ट तार्किक एवं ज्ञान युक्त विचारों का आदान प्रदान है। जो भी विचार किया जाता है, छात्र अपना राय रखते हैं, वो तार्किक और ज्ञान युक्त होता है। इस मकसद से नहीं किया जाता है विचार विमर्श कि हम कोई छात्र ये समझे कि हम जो है बहुत श्रेष्ठ हैं और दूसरे छात्र को कुछ भी नहीं आता है, ऐसा बिल्कुल इसमें नहीं है। जो कि सुनियोजित रूप से किसी प्रकरण या समस्या से संबंधित सभी पक्षों पर उसका निष्कर्ष प्राप्त करने या समाधान ढूंढने के उद्देश्य से किया जाता है। यानी कि जो टॉपिक रहता है उससे संबंधित जो भी समस्याएं होती है उसका निदान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि हम गृह विज्ञान में ले सकते हैं कि टॉपिक दे दिया गया, जैसे कि पोषण या पौष्टिक तत्व, तो उस पर क्या करेंगे, छात्र अपना अपना विचार रखेंगे और लास्ट में सही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। क्लार्क स्टार का कहना है कि विचार विमर्श एक बुल सत्र या तर्क ही नहीं अपितु एक सुउद्देश्य प्रक्रिया है, जो कि कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु यथासंभव कम से कम कलह एवं कटुता के साथ संपादित की जाती है। विचार विमर्श किया जाता है उसमें किसी तरह की कलह कटुता नहीं होती है। लोग जो भी छात्र हैं अपना अपना विचार रखते हैं और लास्ट में सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसका सैद्धांतिक आधार क्या है इस पद्धति का, तो यह प्रजातांत्रिक मूल्य एवं सिद्धांतों का अनुसरण करती है। प्रजातांत्रिक इसलिए है कि सभी विद्यार्थी को अपना राय रखने का वहाँ पर फुल फ्रीडम है, किसी को यह नहीं रोका नहीं जा सकता। वहाँ पर मौलिकता तथा सक्रियता के विकास के अवसर प्रदान करती है। आधुनिक व्यवस्था के सिद्धांत को महत्व दिया जाता है। आधुनिक परिस्थितियों को देखते हुए सिद्धांत को महत्व दिया जाता है और सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को भी यहाँ पर महत्व दिया जाता है। यह एक प्रकार का संचार जाल है। इसको यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, ये बनाया हुआ है। विचार विमर्श जब चलता है तो सभी छात्र क्या होते हैं कि गोलाकार आकार में बैठे होते हैं और अपने विचारों को एक दूसरे के समझ रखते हैं। तो इस तरह हम इसको संचार जाल के रूप में देख सकते हैं। और इसके पद क्या है, विचार विमर्श पद्धति के पद, तो इसके 4 पद हैं। पहले तो विषय का चयन किया जाता है, फिर उसके बाद विषय के प्रति तैयारियां की जाती है, फिर तब उसके बाद संचालन किया जाता है और लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है। तो सबसे पहले विषय का चयन किया जाता है। विचार विमर्श के लिए विषय का चयन करना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि विषय यदि अच्छा होता है तो अधिक से अधिक छात्र विचार विमर्श में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। अगर टॉपिक रुचिपूर्ण रहता है तभी छात्र उसमें क्या होंगे, भागीदारी रहेंगे, उनका भागीदारी रहेगी उसमें। अतः विषय के चयन में निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, इसमें जो विषय का चयन हमारा पहला पॉइंट है, इसके अंदर पहला पॉइंट है आएगा, विषय छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए ताकि छात्र उस पर विचार विमर्श कर सकें। जैसे कि 10th क्लास का बच्चा है और अगर हम 12th क्लास की टॉपिक उसको दे देंगे तो क्या होगा कि उस पर वो विचार विमर्श नहीं कर पाएगा, उसकी सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि वो 10th क्लास तक ही उसका सोचने समझने का स्तर है। दूसरा नंबर है, विषय वस्तु में जो भाग विचार करने के लिए उपयुक्त हो उस पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। जो उपयुक्त हो, सही हो, उसी पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। इसमें हमारा दूसरा नंबर है, पहला था हमारा विषय का चयन और दूसरा है विचार विमर्श हेतु तैयारी। तो विचार विमर्श प्रारंभ करने से पहले छात्रों को भी विचार विमर्श के लिए मानसिक रूप से तैयार करना होता है। जिस टॉपिक पर विचार विमर्श उनको करना होता है वो पहले से उस विषय के बारे में पढ़ कर आते हैं और सभी छात्र अपना अपना राय रखते हैं।
क्योंकि जब तक छात्र पूरी तैयारी के साथ नहीं आते हैं वे तब तक विचार विमर्श में ठीक से भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनको अगर नॉलेज ही नहीं रहेगी तो उस विषय में वो ज़्यादा राय नहीं दे सकते हैं। अतः अध्यापक का कार्य यहाँ पर होता है कि वह छात्रों को विषय की प्रकृति, आवश्यकता एवं उसकी उपयोगिता से परिचित कराए। इसके अतिरिक्त छात्रों को विचार विमर्श के नियम से भी भली भांति अवगत करा देना चाहिए। एक अध्यापक को विषय के जो भी टॉपिक दिया गया है उसके बारे में संपूर्ण चीज़ों की जानकारी दे देनी चाहिए। फिर उसके बाद संचालन कैसे किया जाता है, विषय का चयन हुआ, फिर उसके बाद तैयारियां हुई, फिर उसके बाद संचालन कैसे करेंगे। तो निर्धारित उद्देश्य को भली भांति प्राप्त करने के लिए विचार विमर्श का संचालन सुनियोजित ढंग से किया जाना चाहिए। इसके लिए एक अध्यापक को निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें कि हम देखेंगे पहला नंबर, विचार विमर्श प्रक्रिया में सभी छात्रों को अपना विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए। जितने भी छात्र वहाँ पर बैठे हैं सबको अपना विचार करने का, विचार रखने का अवसर मिलना चाहिए। विचारों का आदान प्रदान ना करने वाले छात्रों को, यानी कि जो छात्र बहुत कम बोलते हैं या नहीं के बराबर बोलते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि बोलने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वह अपना भी राय रख सकें। जब छात्र किन्हीं विशेष तथ्यों की व्याख्या ना कर पाए तो उन तथ्यों को क्या करना चाहिए, अध्यापक को खुद ही स्पष्ट कर देना चाहिए। जो चीज़ छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है तो छात्र को अध्यापक को समझा देना चाहिए, अध्यापक द्वारा छात्रों को समझा दिया जाना चाहिए। विचार विमर्श के अंत में वार्ता का सारांश या निष्कर्ष अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लास्ट में जो भी निष्कर्ष निकलता है उसको रखा जाना चाहिए छात्रों के समझ। फिर हमारा चौथा नंबर है इसका, जिसमें हमने पहला देखा विषय का चयन, और फिर दूसरा देखा विचार विमर्श हेतु क्या तैयारियां की जाती हैं, फिर तीसरा नंबर विचार विमर्श का संचालन, और चौथा है विचार विमर्श का मूल्यांकन। विचार विमर्श का मूल्यांकन एक अध्यापक द्वारा शिक्षण उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। शिक्षण का उद्देश्य क्या है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसका मूल्यांकन करना चाहिए। यदि निर्धारित उद्देश्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका है तो शिक्षक को उन कारण का खोज करना चाहिए कि किस कारण से यह जो भी उद्देश्य निर्धारित किया गया था उसकी प्राप्ति नहीं की गई, क्या कारण है। साथ ही यह भी पता लगाना चाहिए कि विचार विमर्श में ऐसी क्या कमियां रह गईं जिसकी वजह से उद्देश्य की प्राप्ति नहीं पूरी हो सकी। इसके अतिरिक्त अध्यापक को यह भी देखना चाहिए कि विचार विमर्श की तैयारी एवं संचालन में क्या क्या कठिनाइयां सामने आई जिससे उन्हें भावी विचार विमर्श में दूर किया जा सके। अब देखेंगे विचार विमर्श पद्धति का गुण क्या है, मेरिट्स क्या है। तो विचार विमर्श से छात्रों में चिंतन तथा तर्क शक्ति का विकास होता है, यानी कि प्रत्येक छात्र जब अपनी अपनी विचारों को रखते हैं, राय को रखते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनका सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। विचार विमर्श पद्धति स्वतंत्र अध्ययन पर बल देती है, यानी कि जब विचार विमर्श जिस टॉपिक पर होता है तो प्रत्येक छात्र को फ्रीडम रहता है कि वो अपने विचार को सामने रख सके। विचार विमर्श पद्धति प्रजातांत्रिक सिद्धांत पर आधारित होती है, क्योंकि यहाँ पर सबको समान स्वतंत्रता मिला हुआ होता है। यह पद्धति छात्रों को विषय वस्तु का चयन तथा संगठन करना सिखाती है। छात्रों में अपने विचारों को सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की योग्यता का विकास होता है और समुचनात्मक चिंतन का भी विकास होता है। वो चिंतन करते हुए छात्र सही निर्णय लेते हैं। इसकी सीमाएं क्या है, दोष क्या है। तो इस विधि से अध्ययन करने में समय अधिक लगता है, क्योंकि प्रत्येक छात्र जब अपने अपने विचार रखेंगे तो समय अधिक लगेगी, क्योंकि तुरंत इस पर निष्कर्ष पर छात्र नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि लोगों का अलग अलग, प्रत्येक छात्र का अपना अलग अलग राय रहता है। विषय वस्तु के सभी भागों का अध्ययन इस विधि से नहीं किया जा सकता है। विचार विमर्श का संचालन ठीक न होने पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार बना रहता है।
क्योंकि जो बोलने वाले छात्र हैं वही बोलते रहेंगे, अपना राय को रखते रहेंगे, और जो छात्र नहीं बोलते हैं वो क्या रहेंगे कि वहाँ पर चुपचाप बैठे रहेंगे। तो जो बोलने वाले छात्र हैं उन्हीं का एकाधिकार बना रहता है। निरर्थक बातों पर विचार विमर्श होने के कारण सभी समय अधिक नष्ट होता है। जब विचार विमर्श किया जाता है तो यह बात जरूरी है कि उसमें अन्य मुद्दे पर भी बात चलती ही है, तो इसलिए क्या होता है कि समय अधिक नष्ट होने का यहाँ पर रहता है, समय अधिक लगता है। छात्रों में आपसी मतभेद व ईर्ष्या द्वेष की भावना भी विकसित हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर छात्रों को अपना अपना राय रहता है, तो ऐसे में आपसी मतभेद भी उनके बीच उत्पन्न हो सकता है। सावधानियाँ किन चीज़ों की ध्यान रखा जाना चाहिए विचार विमर्श में? तो विचार विमर्श हेतु ऐसे विषय लिया जाना चाहिए जो कि छात्रों के लिए रुचिकर हो और छात्र आसानी से उस तथ्य को, उसके बारे में तथ्यों का संग्रह कर सकें। विचार विमर्श की तैयारी जो है वो उचित ढंग से किया जाना चाहिए। विचार विमर्श की प्रक्रिया उद्देश्यमुखी होना चाहिए। सभी छात्रों को बोलने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए तथा सभी को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तथ्य ज्ञान के साथ तर्क शक्ति एवं निर्णय लेने की क्षमता के विकास पर भी बल दिया जाना चाहिए और विचार विमर्श का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाना चाहिए। इसमें जो भी निष्कर्ष निकलता है तो वो मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये नहीं कि लंबे चौड़े उसको हम खींचते हुए ले जाएं। छात्रों के साथ साथ अध्यापक को भी विचार विमर्श के दौरान सक्रिय रहना चाहिए। अध्यापक को उस पर विचार विमर्श जो चल रहा है उस पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। अब दूसरी विधि को हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।